हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रक्तपित्त की चिकित्सा। अध्याय 4 रक्तपित्त चिकित्सा। अथा तो रक्तपित्तम चिकित्साम व्याख्यास्याम इति स्म भगवान अत्रेय। ज्वर चिकित्सा के बाद रक्तपित्त चिकित्सा की व्याख्या की जाए, जैसा कि भगवान अत्रेय ने कहा। रक्तपित्त की चर्चा का स्थान। पंचगंग पंजाब प्रदेश में परिभ्रमण करते हुए जितेंद्रीय अग्नि के समान देदीप्यमान मोह रहित भगवान पुनरसु को प्रणाम करते हुए अग्निवेश ने कहा, हे भगवान, रक्तपित्त रोग का हेतु और लक्षण निदान स्थान में पहले ही बता चुके हैं। हे गुरु, उस रक्तपित्त के विषय में और भी जो व्यक्त है वह सब कहने की कृपा करें। अब श्लोक देखते हैं। महागदम महावेग अग्नि शीघ्रकारी च हेतु लक्षण विच्छिन्न रक्तपित्तम उपचारेत तस्य उष्ण तीक्ष्ण अम्ल च कटुनि लवणानि च गर्मश्च अन्न विदाश्च हेतु पूर्व निर्दिश्यत। रक्तपित्त महागत, ये महागत रक्तपित्त के लिए यहाँ पर आया। महागत अष्टमहागत भी होता है, पर महागत रक्तपित्त का सिनोनिम है, पर्याय है। गुरु ने कहा है कि हेतु कारण लक्षण को जानने वाले चिकित्सक को चाहिए कि महारोग जिसका वेग अधिक तीव्र होता हो और अग्नि जिस प्रकार तृण समुदाय को शीघ्र ही नष्ट कर देती है, उसी प्रकार शीघ्र शरीर को नष्ट करने वाले रक्तपित्त रोग की शीघ्र ही चिकित्सा करें। उस रक्तपित्त रोग के कारण क्या होते? उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार करना, अम्ल कटु और लवण रस का अत्यधिक सेवन करना, यानी पित्तवर्धक आहार का सेवन करना, तीव्र धूप का सेवन करना और विदाई अन्नपान का सेवन करना, यह सब पहले निदान स्थान में बता दिए गए हैं। अब देखते हैं रक्तपित्त की संप्राप्ति। उपयुक्त कारणों से बढ़ा हुआ पित्त जब अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु में प्राप्त होता है तो वह पित्त रक्त से ही उत्पन्न होने के कारण रक्त में जाकर अधिक मिल जाता है, बढ़ जाता है, रक्त में बढ़ जाता है और उसे दूषित कर देता है। तो पित्त की उष्मा से मांस आदि धातुओं में से द्रव पदार्थ निकलता है। मांस आदि धातु उसके अधिक द्रव पदार्थ निकलता है, जिससे रक्तवाहिनी में रक्त की वृद्धि हो जाती है। रक्तवाहिनी में क्या होती है? रक्त की वृद्धि हो जाती है। अब रक्तपित्त की निरुक्ति देखते हैं। संयोगाद दूषण ततु सामान्य गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तम माख्यात रक्तपित्तम मनीष्य भी। ठीक है, क्या है? संयोगाद दूषणात् ततु सामान्य गंधवर्णयो पित्तम आख्यात रक्तपित्त मनुष्य भी। रक्तपित्त की निरुक्ति। रक्त और पित्त इन दोनों का संयोग होने से, पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से, रक्त और पित्त इन दोनों की गंध और वर्ण में तुल्यता होने के कारण विद्वान लोग पित्त को रक्तपित्त कहते हैं। ठीक है, रक्त और पित्त दोनों का संयोग होगा, उसके कारण पित्त तथा रक्त दूषित होगा। पित्त द्वारा रक्त दूषित होगा, जिससे रक्त और पित्त की इन दोनों की गंध और वर्ण में तुल्यता होने के कारण विद्वान लोग इसे रक्तपित्त कहते हैं। ठीक है, प्लीहान च यकृत च एवं तद अधिष्ठाय वर्तते स्त्रोतांसी रक्तवाहिनी तन्मूलानि ही देही नाम। ठीक है, और भी वह पित्त प्लीहा और यकृत का आश्रय करके रहता है। देहधारियों में शरीर में रक्तवाही स्रोतों का मूल प्लीहा और यकृत है। यकृत वह का स्रोतस क्या है? यकृतवाही स्रोतस, यानी यकृत और प्लीहा रक्तवाही स्रोतस का मूल स्थान है। ठीक है, कब्जन्य रक्तपित्त के लक्षण। ठीक है, सांद्र स पांडु स्नेह पिच्छिलम च कफा अन्वितम वारुणम सफेन च तनुरुक्षम च वातिकम। ठीक है, कफजन्य रक्तपित्त के लक्षण थे। यह रक्तपित्त कफ का संबंध होता है।
रक्तपित्त में कब का संबंध रहता है? जो निकलने पर रक्त गाढ़ा पांडु वर्ण का और चिकना और पिच्चिल होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है, पांडु और चिकना और पिच्चिल होता है। वातिक रक्तपित्त के लक्षण: रक्तपित्त वायु से संबंध रखता है और निकलने पर श्याम वर्ण का रक्तवर्ण जाग युक्त पतला और रुक्ष निकलता है। ठीक है, उसके गुण रुक्ष वात की तो क्या है? श्याम वर्ण का रक्तवर्ण जाग युक्त पतला और रुक्ष वर्ण का निकलता है, रुक्ष निकलता है। तो कब्जन्य रक्तपित्त के लक्षण क्या है? सांद्र स पांडु स्नेह पिच्चिलम च कफान्वितम। वात की क्या है? वातजन्य रक्तपित्त के लक्षण: श्याव वारुणम सफेन च तनुरुक्षम च वातिकम। ठीक है, पित्तजन्य रक्तपित्त के लक्षण देखें। रक्तपित्तम कषायभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचका गार्धुम अंजनाप च पेतिकम ससृष्टलिंगम संसर्गत्रिलिंगम सान्निपातिकम। ठीक, पित्तजन्य रक्तपित्त के लक्षण: यदि रक्तपित्त की प्रधानता हो तो निकलने वाले रक्त का वर्ण कषाय की तरह क्रांति वाला, काला, गोमूत्र के समान, मेचक, अनेक रंग मिला हुआ, गर के धूम के समान, अंजन के समान, द्वंद्वज एवं सान्निपातिक रक्तपित्त द्वंद्वज और एवं सान्निपातिक होने के लक्षण मिले हुए होते हैं। अर्थात दो दोषों से मिलने पर दोनों के लक्षण वाला द्वंद्वज, तीनों दोषों के मिलने से तीनों दोषों के लक्षण वाला सान्निपातिक रक्तपित्त होता है। अब रक्तपित्त की साध्य और असाध्यता। ठीक है, एक दोष अनुगम साध्यम। एक दोष वाला जो रक्तपित्त होता है, जैसे वातज रक्तपित्त, पित्तज रक्तपित्त और कफज रक्त, ये साध्य होते हैं। द्विदोषजम व्याप्य उच्यते, यानी दो दोषों से मिलकर बनता है वो याप्य रक्तपित्त, याप्य होता है। यत त्रिदोषम असाध्यम, यानी तीन दोषों से मिलकर रक्तपित्त बनता है, तीनों दोषों का डोमिनेंट होता है, तो वो रक्तपित्त असाध्य होता है। तद मंद अग्नि अतिवेगवत व्याधि भी क्षीण देहस्य वृद्धस्य अनश्चतश्च यत अंशन। ठीक है, ऐसा होता है कि मंद अग्नि वाले, यानी जो रक्तपित्त एक दोष के अनुगत होता है वह साध्य होता है, जो दो दोषों का अनुगत होता है वह याप्य होता है, तीनों दोषों के अनुगत वह असाध्य होता है। और मंदाग्नि वाले पुरुष को हो और अधिक वेग से निकलता हो, चाहे वह एक दोष के अनुगत हो चाहे दो दोष को अनुगत हो, यह चाहे तीनों दोषों से अनुगत हो, वह असाध्य होता है। ठीक है, मंदाग्नि और वेग, अधिक वेग से निकलता। इसी प्रकार रोग, जिन रोगों व्यक्तियों में देह क्षीण हो गया हो, यानी कि उनका शरीर क्षीण हो गया हो, वृद्ध हो और भोजन न करता और रक्तपित्त वेग से निकलता हो, वह भी असाध्य है। किस किस में असाध्य बताए हैं? एक तो त्रिदोष असाध्य होता है, या फिर एक जो पुरुष की अग्नि क्या होती है? मंदाग्नि होती है, और उसमें तीव्र वेग से निकलता हो रक्त, तो वह असाध्य है। उसमें एक दोष है जो, दो दोष है जो और तीनों दोष है जो, तीनों में असाध्य होता है। इसी प्रकार जो जिसका शरीर क्षीण हो गया हो, जो वृद्ध हो और जो भोजन नहीं करता हो, उसका रक्तपित्त वेग अधिक तीव्र से निकलता है, तो वह भी असाध्य है। रक्तपित्त की द्विधा गति, रक्तपित्त की गति के बारे में वर्णन है। रक्तपित्त की ऊर्ध्वगति, अधोगति, ये दो प्रकार की गति होती है। यह विषय निदान स्थान कहा जा चुका है। ऊपर की गति 7 छिद्रों द्वारा और नीचे की गति 2 द्वारों द्वारा निकलती है। ठीक है, रक्तपित्त 7 छिद्र ऊपर रहते हैं और 2 छिद्र, 2 स्रोतस बताए, बहिर्वाह स्रोतस, 2 छिद्र नीचे की गति से द्वार होते हैं। ठीक है, गतियों का विशद वर्णन। सिर में 7 छिद्र होते हैं, 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र और 1 मुख। ठीक है, 7 ये 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र और 1 मुख का छिद्र होता है, और 2 अधोभाग में गुदा और मूत्र मार्ग के छिद्र होते हैं। ठीक है, ऊपर से निकलने वाला रक्तपित्त साध्य होता है। ऊपर से जो निकलता है रक्तपित्त वह साध्य होता है। अधोमार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त याप्य होता है। ठीक है, ऊपर से निकलने वाला रक्तपित्त क्या होता है? साध्य। अधोमार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त याप्य होता है। और जो रक्तपित्त दोनों मार्ग से, अर्थात ऊर्ध्व तथा अधोमार्ग दोनों तरफ से निकलता है, ऊपर से और नीचे दोनों से निकलता है, वह रक्तपित्त असाध्य होता है। ठीक है,
जब रक्तपित्त शरीर के सभी छिद्रों से रोमकूपे से निकलने लगता है तो उस गिनी न जा सकने वाली रक्तपित्त की गति अवंतिक गति अर्थात अंत करने वाली, मृत्यु देने वाली यानी असाध्य गति कही गई है। यानी कि रक्तपित्त या तो ऊपर के छिद्रों से निकलेगा साध्य है, नीचे के छिद्र याप्य है, अगर दोनों मार्ग से निकल रहा तो असाध्य है। ठीक है। और यदि रक्तपित्त शरीर के किसी सभी छिद्रों से यानी कि रोमकूप से और निकलने लगे तो वह असाध्य गति कही जाती है। रक्तपित्त की असाध्य अवस्था में, ठीक है, तो जो रक्तपित्त ऊपर और नीचे दोनों मार्ग से अधिक वेग से निकलता है, निकला हुआ रक्त मुर्दे के ऊपर, मुर्दे के गंध के समान हो, अत्यधिक काला हो, कफ और वात दोनों दोषों के अनुगत हो, जो रक्तपित्त कंठ में आकर रुक जाता हो और अपने सभी उपद्रवों से युक्त हो, निकले हुए रक्तपित्त में हल्दी का रंग तथा नील हरा ताम्र वर्ण का दिखाई पड़ता हो, जो व्यक्ति रोग से क्षीण हो गया हो, जब खांसता हो तभी रक्त निकल आता हो, वह व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। ठीक है। जो रक्तपित्त दो दोषों के अनुगत हो, शांत होकर भी पुनः पुनः उभरता हो, एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चला जाता अर्थात ऊर्ध्व मार्ग के मुख से रक्त निकलता, उसकी चिकित्सा की जाए तो अच्छा हो जाए, पुनः नाक से, कान से या नेत्र से गिरने लगे, इसी प्रकार एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरे मार्ग से गिरने लगे, वह रक्तपित्त व्याप्य होता है। ठीक है, व्याप्य होता है कि एक जगह चिकित्सा करते हैं वहाँ शांत हो जाता है, दूसरे अन्य मार्ग से निकलने लगता है, वह रक्तपित्त क्या होता है? व्याप्य होता है। रक्तपित्त की साध्यता, एक मार्ग से रक्तपित्त निकलता हो, रोगी बलवान हो, अत्यधिक वेग से रक्त न निकलता हो, नूतन रक्तपित्त उत्पन्न हो यानी नवीन, सूख कर काले जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्पन्न हो और कोई उपद्रव नहीं हो तो रक्तपित्त साध्य होता है। हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्पन्न होता हो, जब कफ का प्रकोप रहता है, तब कफ का काल रहता है, कफ प्रकोपित होता है हेमंत और शिशिर ऋतु में। एक मार्ग से रक्त निकलता हो, जो रोगी बलवान हो, अत्यधिक वेग से न निकलता हो और नूतन रक्तपित्त उत्पन्न हुआ हो, सूखकर काले जैसे, सूखकर काल क्या होता है? सूखकर हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में उत्पन्न होता हो तो कोई भी उपद्रव न हो, रक्तपित्त साध्य होता है। रक्तपित्त की संप्राप्ति, स्निग्ध तथा रुक्ष उष्ण का महत्व, स्निग्ध तथा उष्ण तथा रुक्ष और का महत्व। ठीक है। अधिकतर ऊर्ध्व मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त के कारण, ऊपर के मार्ग से जो निकलता है ऊर्ध्व मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त का कारण स्निग्ध और उष्ण आहार विहार होता है। क्या होता है? स्निग्ध और उष्ण आहार विहार। ठीक है। अधोगत रक्तपित्त का कारण उष्ण और रुक्ष आहार विहार का होता है। ठीक है। कदाचित इसमें विपरीत भी होता है, अतः यह प्राय शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। स्निग्ध उष्ण उष्णम रुक्षम च रक्तपित्तस्य कारणम अधोगस्य उत्तर प्राय पूर्व स्याद ऊर्ध्वगस्य तु। ठीक है। अधिकतर ऊर्ध्व मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त के कारण स्निग्ध और उष्ण आहार विहार होता है। क्या होता है? स्निग्ध और उष्ण। अधोग रक्तपित्त का कारण उष्ण और रुक्ष आहार विहार होता है। ठीक है। कदाचित इसके विपरीत भी होता है। ठीक। रक्तपित्त में दोष संसर्ग, ऊपर के मार्गों से निकलने वाले रक्तपित्त में कफ का संबंध और अधोग से निकलने वाले रक्तपित्त में वात का संबंध रहता है। यदि रक्तपित्त में कफ और वात इन दोनों का संबंध रहता है तो ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्ग से निकलता है। ठीक है। अगर कफ का संबंध है तो ऊर्ध्व मार्ग से निकलेगा और वात का संबंध है तो नीचे के मार्ग से निकलेगा, ऐसे रक्त, और दोनों का संबंध है तो उभय मार्ग से निकलेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। ठीक है। अब रक्तपित्त की चिकित्सा क्रम, चिकित्सा देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है रक्तपित्त की चिकित्सा। ठीक है। अक्षीण बल मांसस्य रक्तपित्तम यद श्नत तदुष्ट उत्क्लिष्ट नादो स्तंभन अहर्ति। ठीक है।
अक्षीणस्य अक्षीणस्य बलमांसस्य रक्तपित्त यदशनात् तद उत्क्लिष्टं तददुष्ट तददोष उत्क्लिष्टम न आदौ स्तमहति। ठीक है, श्लोक है, जिस रक्तपित्त में रोगी का बल और मांस क्षीण न हो, जिस रक्तपित्त में क्या रोगी का बल और मांस क्षीण न हो, उचित रूप से भोजन करता हो, ऐसे रक्तपित्त के रोगियों के दोष से दुष्ट एवं उबड़े हुए रक्त को चिकित्सा के प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक, जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण न हो, कि बल और मांस क्षीण न हो, उचित रूप से भोजन करता हो, उचित रूप से, ऐसे रक्तपित्त के रोगियों के दोष से दुष्ट हुए उबड़े हुए रक्त को चिकित्सा के प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दुष्ट रक्त स्तंभनजन्य व्याधियाँ, यदि प्रारंभ में ही रक्त को रोक दिया जाए, दुष्ट रक्तजन्य स्तंभनजन्य व्याधि यानी कि रोक दिया, यदि प्रारंभ में ही रक्त को रोक दिया जाए तो गला का जकड़ जाना, पुतिनस्य मूर्छा, अरुचि, ज्वर, गुल्म, प्लीहा की वृद्धि, आनाह, किलास, श्वेतकुष्ठ, मूत्र कृच्छ, कुष्ठ, अर्श, विसर्प, वर्ण की हानि, बगंदर, वृद्धि और इंद्रियों में अपने अपने विषयों का ग्रहण करने में असमर्थता, ये सब उपद्रव हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या क्या उत्पन्न होगा अगर रक्तपित्त को रोकेंगे, निकलने से रोकेंगे तो क्या होगा? दुष्ट रक्त को रोकने से क्या हो व्याधि होती है? गलग्रह होता है, पुथिनस्य, मूर्छा, अरुचि, ज्वर, गुल्म, प्लीहा, आनाह, किलास, मूत्रकृच्छ, कुष्ठ, विसर्प वर्ण की हानि, बगंदर, बुद्धि और इंद्रियों के अपने विषयों से ग्रहण करने में असमर्थता, ये सब उपद्रव दिखाई देते हैं। रक्त स्त्राव की प्रारंभ में उपेक्षा, इसलिए बल और दोष का विचार करने वाले तथा चिकित्सा में सिद्धि की इच्छा रखने वाले चिकित्सक के लिए यह उचित है कि बलवान रक्तपित्त के रोगी निकलते हुए रक्त की प्रारंभ में उपेक्षा कर दे, अर्थात निकलने दे, बंद न करे। ठीक है, रक्त स्त्राव की प्रारंभ में उपेक्षा, इसलिए बल और दोष का विचार करने वाले तथा चिकित्सा की सिद्धि की इच्छा करने वाले चिकित्सक के लिए यह उचित है कि बलवान रक्तपित्त के रोगी को निकलते हुए रक्त की प्रारंभ में उपेक्षा कर दे, अर्थात निकलने दे, बंद न करे। रक्तपित्त में लंघन करने को बोला। प्राय मनुष्य में शरीर में आम दोष बढ़ जाने के कारण उबड़ा हुआ पित्त और रक्त वृद्धि को प्राप्त होता है, अतः आम दोष को पकाने के लिए प्रारंभ में लंघन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लंघन। शरीर में मनुष्य के आम दोष बढ़ जाने के कारण उबड़ा हुआ पित्त और रक्त वृद्धि को प्राप्त होता है, अतः आम दोष को पकाने के लिए प्रारंभ में लंघन करना चाहिए। रक्तपित्त में लंघन तथा तर्पण का प्रयोग आधार। रक्तपित्त रोग में रक्त के मार्ग दोषों का संबंध रक्तपित्त के कारणों का विचार कर प्रारंभ में लंघन तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? रक्तपित्त के दोषों का संबंध रक्त के मार्ग और रक्तपित्त के कारणों का विचार कर प्रारंभ में लंघन या तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, रक्तपित्त की पिपासा में हिबेर आदि पानी है। ठीक है, प्यास लगने पर सुगंध बला, हिबेर आदि पानी, प्यास लगने पर सुगंध बला, लाल चंदन, कश, नागरमोथा और पित्त पिपाड़ा का षडंग पानी विधि से पकाया हुआ जल केवल शीत रात भर शीत जल में भिगोकर छाना हुआ जल पीने के लिए देना चाहिए। केवल जल गर्म कर शीतल कर देना चाहिए, या फिर प्यास लगने पर क्या देना चाहिए? सुगंध बला। ठीक है, लाल चंदन, खस, नागरमोथा और पित्त पिपाड़ा का षडंग पानी विधि से पकाया हुआ जल केवल शीत यानी कि रात भर शीत जल में भिगोकर छाना हुआ जल पीने के लिए देना चाहिए, अथवा केवल जल गर्म कर शीतल कर देना चाहिए।
गर्म कर कर क्या करना, शीतल कर देना चाहिए। रक्तपित्त में तर्पण तथा पेय का प्रयोग का आधार, काल, सातमय और दोषों का अनुबंध जानने वाले तथा रोग और रोगी की प्रकृति एवं पथ्यों की कल्पना को जानने वाले चिकित्सक को उल्लंघन कराने के बाद ऊर्ध्व रक्तपित्त में पहले तर्पण का प्रयोग और अधोगामी रक्तपित्त में पहले पेय का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या करना चाहिए, पहले तर्पण का प्रयोग, और अधोगामी रक्तपित्त रहता है ना, उसमें पेय का प्रयोग करना चाहिए। एक बार काल, सातमय और दोषों का अनुबंध जानने वाले तथा रोग और रोगी की प्रकृति, स्वभाव एवं पथ्यों की कल्पना को जानने वाले चिकित्सक को उल्लंघन कराने के बाद ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या देना चाहिए, तर्पण कराना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए, और अधोगामी रक्तपित्त में पेय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। खजूरादि तर्पण, तर्पण में देखते हैं खजूरादि तर्पण। खजूरादि तर्पण में क्या क्या आता है, खजूर, मुनक्का, महुआ का फूल, फालसा का शतशीत जल में चीनी मिलाकर तर्पण के लिए पीने को देना चाहिए। ठीक है। क्या क्या मिलाना चाहिए इसमें, खजूर, मृदिका और मधुक और फालसा का शतशीत। ठीक है। चीनी मिलाकर तर्पण के लिए पीने को लिए देना चाहिए, शरीर का तर्पण करता है। ठीक। खजूर आदि तर्पण में क्या आ गया, एक तो खजूर आ गया, मुनक्का आ गया, महुआ का फल और फालसा शतशीत चीनी मिलाकर तर्पण के लिए पीने देना चाहिए। लाज तर्पण, दान के लावा के चूर्ण में प्रभुत मात्रा में गोघृत और मधु मिलाकर तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। इसके पान करने से ऊर्ध्वग रक्तपित्त अनुकूल काल पर नष्ट हो जाता है। लाज तर्पण यानी धान के लावा के चूर्ण में प्रभुत मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए अपने को, घृत और क्या मिलना चाहिए, मधु मिलाकर तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद इसका प्रयोग करने से ऊर्ध्व रक्तपित्त अनुकूल काल पर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि तर्पण शीघ्र ही रक्तपित्त को नष्ट नहीं करता। इसका लगातार सेवन किया जाए तो कालांतर थोड़े समय के बाद ऊर्ध्व रक्तपित्त नष्ट हो जाता है। रक्तपित्त में अम्ल रस का निर्देश दिया है। तो मंदाग्नि वाले रक्तपित्त के रोगियों में जिन्हें अम्ल रस सात्मय है, उन्हें ऊपर बताए हुए तर्पण को खट्टा करके देना चाहिए। ठीक है। मंदाग्नि वाले रोगियों को क्या देना चाहिए, जिन्हें अम्ल रस सात्मय है, उन्हें ऊपर बताए हुए तर्पण को खट्टा करके देना चाहिए। उक्त तर्पण को खट्टा करने के लिए खट्टा अनार का रस, आंवले का रस तर्पण सिद्ध हो जाने के बाद उसमें मिलाना चाहिए। ठीक है। क्या क्या मिलाना चाहिए, आंवले का रस और खट्टा अनार का रस मिला देना चाहिए। मंदाग्नि वाले रक्तपित्त के रोगियों को जिन्हें अम्ल रस सात्मय है, उन्हें ऊपर बताए हुए तर्पण को खट्टा करके देना चाहिए। उक्त तर्पण को खट्टा करने के लिए खट्टा अनार का रस, आंवले का रस तर्पण सिद्ध हो जाने के बाद उसमें मिलाना चाहिए। रक्त पित्ती के आहार। ठीक है। पित्त आहार क्या है, रक्तपित्त के रोगियों को भोजन के लिए शाली का धान चावल, सांठी का चावल, निवार यानी तिन्नी का चावल, कोरदूष कोदो का चावल, प्रशांति का सावा का चावल, प्रियंगु छोटी साई का चावल के बनाए हुए अनेक प्रकार के भक्ष्यों को देना चाहिए। ठीक है। रक्तपित्तियों के आहार, रक्तपित्त रोगी के आहार क्या होना चाहिए, रक्तपित्त रोगियों के भोजन के लिए शाली का चावल यानी शाली धान का चावल, सांठी का चावल, निवार का चावल, कोरदूष का चावल, प्रशांति का सावा का चावल, प्रियंगु के बनाए हुए अनेक प्रकार के भक्ष्यों को देना चाहिए। ठीक है। रक्तपित्त में युष और दाल। ठीक है। रक्तपित्त के रोगियों के लिए मूंग, मसूर, चना और मंगुष्ठ आदि की फल, इनकी दाल और युष की कल्पना करके देनी चाहिए। ठीक है। रक्तपित्त के रोगियों में क्या देना, मूंग, मसूर और चना, मंगुष्ठ, आड़की फल, रहर, इनकी दाल और युष की कल्पना करके देनी चाहिए। रक्तपित्त के रोगियों के लिए शाक, परवल,
नीम की पत्ती, बेत के अग्रभाग, पकड़ी की अगरबत्ती, टूसा, बेत की पत्ती, चिरायता की पत्ती, गंडेर की पत्ती, काचनार का फूल, गंबार की पत्ती, सेमर की पत्ती। इनके अतिरिक्त जो कोई रक्तपित्त रोगनाशक अन्न पान विधि सूत्र स्थान 27 यानी 27वें अध्याय में बताए हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए। इन शाकों के विषय रूप से जिस रक्तपित्त रोगियों को शाक साथ में हो उसको देना चाहिए। शाकों को उबालकर घृत में भूनकर युष बनाने की विधि से शाक का निर्माण कर युष मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। रक्तपित्त में मांस का प्रयोग, पारावत यानी परेवा, कबूतर, लवा, रक्ताक्ष, बटेर, खरहा, कपिंजल, गोरेया, एण, काला हिरण, हिरण सामान्य हिरण, कालपूछ, काले पूछ वाला हरिण। इन मांस वर्गों में मांस रस का प्रयोग रक्तपित्त के लिए हितकर बताया है। इन मांस रसों में खट्टे अनार के रस, आंवले के रस कुछ खट्टा बनाकर बिना इनके छोड़े ही घृत में भूनकर चीनी मिलाकर देना चाहिए।